Hello dear soldiers, myself Ramji sir. Today we are going to be deliver the lecture on the dual nature of the matter, which will just described in the form of the de Broglie equation. So my soldier, अब तक हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसके जो है दो फॉर्म होंगे. इट में जस्ट शोज इट मैटर पार्टिकुलेट नेचर एज वेल एज द वेव नेचर. लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को डी ब्रॉगली ने जो है अप्लाई किया किसके लिए? मैटर के लिए. मैटर इन द सेंस जिसको कि हम देख सकें ना. सो डी ब्रॉगली ने वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अप्लाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द प्लैंक्स और लाइक दैट इनटू द मैटर. और उन्होंने बताया क्या कि मैटर जैसे जो है वो ड्यूअल नेचर को शो कर सकता है. किसको शो कर सकता है? पार्टिकुलेट नेचर को शो कर सकता है. किसको शो कर सकता है? वेव नेचर को भी शो कर सकता है. जैसे हमारे पास मैटर की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम्स हैं. यानी ये जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, दे में जस्ट शोज द ड्यूअल नेचर. यानी इनके अंदर मैटर की भी प्रॉपर्टी होगी और इनके अंदर जो है वेव की भी प्रॉपर्टी होगी. और इसको जो है एक्सप्लेन किया किसने? डी ब्रॉगली ने. कैसे एक्सप्लेन किया? बाय कंबाइनिंग द टू थ्योरीज. पहली थ्योरी क्या थी? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी कि रेडिएशन जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, फोटॉन से, क्वांटा से मिलकर के बना है, जिसका कि एक वाइब्रेशन होगा, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी और जिसकी वजह से उस क्वांटा के पास, उस पार्टिकल के पास एक एनर्जी होगी एंड दैट एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. किसने बताया? प्लैंक ने बताया. और यदि हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएं सो दैट विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू. एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, वो एक फोटॉन से बना है और इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसके पास जो एनर्जी होगी कितनी होगी? एच न्यू होगी. आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने मैटर और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताया. कैसे बताया? ही जस्ट गिवन वन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज द आइंस्टीन इक्वेशन. इसको हम लोग क्या कहते हैं? E इज इक्वल टू mc². यानी ये है क्या बाबू? ध्यान से फील करने की कोशिश कीजिए कि ये जो आइंस्टीन ने बताया कि मैटर को हम लोग एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी को हम लोग मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², वेयर E इज व्हाट? एनर्जी, m इज व्हाट? मास ऑफ मैटर एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट. बोलो बात समझ में? तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो साइंटिस्टों ने मैटर और एनर्जी को इंटरैक्ट कराया, इंटर रिलेट कराया और इन्हीं दो इक्वेशन को डी ब्रॉगली ने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया. और उस कॉम्बिनेशन से एक नई इक्वेशन की जनरेशन हुई जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं. तो कैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन? समटाइम्स एग्जाम के अंदर जो है सवाल आ जाता है कि डिराइव द डी ब्रॉगली इक्वेशन. सो माय डियर सोल्जर्स, हाउ विल डिराइव इट? तो हमको पता है कि प्लैंक्स इक्वेशन क्या है. व्हाट इज द प्लैंक्स इक्वेशन? दैट इज E इज इक्वल टू, बोलिए, एच न्यू. E इज इक्वल टू एच न्यू. न्यू क्या है? न्यू हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है. तो हमको पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. बोलिए, तो C विल इज इक्वल टू न्यू विल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C अपॉन लैम्डा. तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ प्लैंक इक्वेशन को मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ. क्या लिख सकता हूँ? hc अपॉन लैम्डा. यानी हमारे पास इक्वेशन हो गई कौन सी? प्लैंक्स इक्वेशन हो गई. आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? बोलिए, दैट इज E इज इक्वल टू mc². वेरी गुड. E इक्वल टू mc². ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? 2. देखिए इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है, E है, एनर्जी है. तो वी कैन इक्वेट दिस
टू इक्वेशन, तो कैसे हो जाएगा, वी कैन राइट दैट Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। बोलिए है ना, यस। एक सी से ये सी कैंसिल, यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर को, वेव को रिप्रेजेंट करता है। m क्या है, मास, मास ऑफ अ पार्टिकल। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोली बात समझ में आई। तो ये तो होता है कांस्टेंट। तो यदि मैं ये बताइए, देखिए ये क्या है, मास है, ये क्या है, स्पीड है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या बोला जाता है, मोमेंटम। फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। इसको मैं लिख सकता हूँ, मोमेंटम को कैसे लिखा जाता है, p से लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ कि दैट इज h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, lambda is equal to h upon p. So that is called as the lambda is equal to h upon p. This is called as the de Broglie equation. de Broglie equation. p क्या है, p की जगह मैं लिख सकता हूँ h upon m into v. v is what, velocity, speed of, velocity of speed, या c लिख सकता हूँ। तो this equation is called as the de Broglie equation. चलिए इस डी ब्रॉगली इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। क्या करेंगे, एक्सटेंड। कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखिए। कोई एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है और उसका मास कितना है, m है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो उस पार्टिकल के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, ½ mv²। बोलिए हाँ है ना, ठीक है, ओके। तो ½ mv²। अब इस काइनेटिक एनर्जी में हमने ऊपर नीचे मास का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बताइए डियर सोल्जर, कोई भी वैल्यू यानी इस काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो नहीं पड़ता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज ½ m² v² m। दिस इज व्हाट, k। यदि मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 2km = m² v²। ठीक है, ये m² v², हमको पता है p = m × v। तो यानी इसका मतलब m² v² क्या है, p² है। बोलिए है ना, p² है। तो यदि मैं p की वैल्यू लिखता हूँ, इसको मैं p² लिख दूंगा, तो p² will equal to what, twice km। k स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, m स्टैंड फॉर मास। यदि हमको p चाहिए तो p कैन बी राइट डाउन एज √2 km। यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन बनी क्या, h/√2 km। k स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, m स्टैंड फॉर मास ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो एक वन ऑफ द अनदर फॉर्म ऑफ द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज दिस वन। अच्छा, यदि आप कहोगे कि सर कोई एक पार्टिकल है, वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है। फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल के लिए बाबू, यदि आप कहते हो कि सर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q है। वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस V में, V पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा यानी उसके पास क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू Q × V। दैट विल इक्वल टू Q × V। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन फॉर द चार्ज पार्टिकल, व्हाट इट विल बी, काइनेटिक एनर्जी की जगह ये वैल्यू मैं रख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू Q × V। तो एक अलग हमको डी ब्रॉगली इक्वेशन मिल गई, दैट इज व्हाट, h/√, बोलिए, 2 QVm।
under root twice k. So this one is very important equation into the field of modern physics, into the field of the chemistry, that is the de Broglie equation. Lambda is equal to h upon p is equal to h upon mb is equal to h upon under root twice km under root h upon under root twice qvm. बोलो बात समझ में आती है? तो ये तो हो गया आपका de Broglie इक्वेशन। इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल करेंगे। इट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द JEE एज वेल एज द नीट एग्जामिनेशन। साथ साथ में हम लोग आज पढ़ेंगे दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तब तक आप इसका एक फेयर नोट बनाइए और मिलते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। नाउ डियर सोल्जर्स विल एसोसिएट विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके अंदर दोनों नेचर होगा। कौन सा? मैटर का भी और एनर्जी का भी। लेकिन जब कोई मूविंग पार्टिकल, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड इट प्रिंसिपल गिव्स द न्यू एरेना, न्यू फील्ड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे बाद में, लेकिन अभी आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि कोई पार्टिकल मूव करेगा, कोई भी पार्टिकल, और कौन सा पार्टिकल? ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसकी साइज बहुत ही कम हो, एटॉमिक लेवल, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सच इस पार्टिकल आर कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो यदि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करेगा तो मूव करते समय उसके एग्जैक्ट पोजीशन और उसके एग्जैक्ट मोमेंटम को हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते। एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को हम लोग डिटरमाइंड नहीं कर सकते। जैसे डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो लैम्डा क्या है? एक वेवलेंथ है, लेंथ ऑफ वन वेव, यानी इसको हमको डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, उसके पोजीशन को मेजर करना पड़ेगा, तब न बता पाएंगे कि वो कितना उसकी वेवलेंथ है। तो मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। और ये p क्या है? मोमेंटम। p क्या है? मोमेंटम। यानी मोमेंटम के अंदर क्या होता है बाबू? m इंटू वी। यानी ये मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकुलेट नेचर को, मैटर को रिप्रेजेंट करता है। ये लेंथ है, वेवलेंथ है, किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए, डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ को नापा होगा, डी ब्रॉगली ने उसके मास को नापा होगा, तब तो ये रिलेशनशिप जो है दिया होगा, दैट इज h अपॉन p, दैट इज m इंटू वी। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करते समय, और कोई भी पार्टिकल का मतलब कौन सा पार्टिकल? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मूव करते समय उसके एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम का डिटर्मिनेशन एक साथ संभव नहीं है, एक साथ संभव नहीं है। अब इसका इंग्लिश वर्जन सुन लीजिए। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बोले बात समझ में आई? एक साथ दोनों चीजें, पोजीशन को और मोमेंटम को हम जो है डिटरमाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पार्टिकल क्या है? बहुत ही माइन्यूट है। अब इसको समझिए, मान के चलिए कि एक कोई कैंडिडेट है, मूविंग पार्टिकल है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इस पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ध्यान से सुनिए, जैसे ये पार्टिकल आ रहा है, 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 तो जैसे ही पार्टिकल एक्स पे आएगा, तो यदि आप उसके एग्जैक्ट वेलोसिटी को नोट करना चाहते हो तो कुछ क्षण के लिए इस पार्टिकल को एक्स पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। यदि नहीं रोकोगे तो एरर आएगा।
एग्जैक्ट तो नाप ही नहीं सकते, जैसे ही नापने गए तब तक वो x से आगे निकल गया, x से आगे निकल गया, तो उसके जो है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यदि एग्जैक्ट पोजीशन पे सही वेलोसिटी नापने जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू कि यदि आप एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट मोमेंटम को, पोजीशन को नापने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। और इसी चीज़ को हाइजेनबर्ग ने मैथमेटिकली बताया, क्या बताया कि डेल्टा x मेजरमेंट इन पोजीशन इनटू डेल्टा p मेजरमेंट इन मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी यदि आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को बताने जा रहे हो तो एरर तो आएगा ही आएगा, और मिनिमम एरर कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के बराबर। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल और ग्रेटर देन, इससे तो ज़्यादा, यानी कहने का मतलब है कि कम से कम आप इतना h अपॉन 4 पाई के बराबर आप गलती करोगे। बोलो बात समझ में। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस गिव्स द न्यू फील्ड फॉर द थिंकिंग ऑफ द साइंटिस्ट फॉर अनदर कॉन्सेप्ट। और यदि इसी के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पे आगे हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। तब तक के लिए आप असाइनमेंट बनाते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।